सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। मच बलूचिस्तान में होने वाले साने पर हर दिल फिगार है, हर आंख अश्कबार। मेरे पास अल्फाज नहीं कि इस क़यामत खेज साने पर कुछ कह सकूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जिनकी ज़िंदगी पहले ही रंजो आलाम का मजमुआ थी, वो जो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए जान खतरे में डाले रखते थे, इनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या खतरा था जो इन बेगुनाहों को यूं बेदर्दी से बेरहमी और अजियतनाक मौत दी गई? ऐसी दरिंदगी तो जंगल के दरिंदों में भी नहीं। इस हौलनाक साने पर पूरा मुल्क गम और गुस्से की हालत में है। अस्करी और सियासी क़यादत ने मजम्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को फौरी तौर पर कोयटा जाने की हिदायत की। हुकूमत ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए जो मर्जी करे, गम इतना बड़ा है कि इसका दर्द सारी जिंदगी जाने वाला नहीं। हकीकत यह भी है कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इस नई साजिश के ताने बाने कहीं और नहीं, भारत से मिलते हैं। आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी यही कहना था कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए ऐसे वाक़यात करवा रहा है। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, एक हकीकत है जिसके सबूत पाकिस्तान पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स को फराहम कर चुका है। एक जीता जागता नाकाबिले तरदीद सबूत भारत के दहशतगर्द बेटे कुलभूषण की शक्ल में पाकिस्तान की हिरासत में भी है। भारतीय दहशतगर्दी से आलमी अमन को लाक खतरे की एक गवाही अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी भी अपनी एक रिपोर्ट में दे चुका है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारतीय दहशतगर्दी की दास्तानें तारीखी तौर पर दुनिया की नजरों से ओझल रहीं और अगर भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी का नोटिस ना लिया गया तो इसके दूर रस असरात होंगे। अक्टूबर 2020 में सामने आने वाली रिपोर्ट में अमरीकी जरीदे का कहना है कि दाइश और भारतीय गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके किए। इस गठजोड़ ने 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले किए और अगर इस गठजोड़ को तोड़ा ना गया तो फिर दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। बलूचिस्तान में हुए इस वाक़े से बहुत पहले नवंबर 2020 में एक पाक फौज के तर्जुमान ने भी भारतीय अज़ाइम को बेनकाब किया था। उनका क्या कहना था, जरा वो भी। अब सवाल यह है कि भारत की इन साजिशों के जवाब में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फ़िरक़ावारियत फैलाने की इस साजिश को हम कैसे नाकाम बना सकते हैं? आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे असद खरल और बाबर डोगर साहब से। असद खरल साहब, ये पाकिस्तान सबूत दुनिया को दे चुका। अब आपने देखा दहशतगर्दी हुई, इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो चुके हैं बलूचिस्तान में, और मैंने खुद पढ़ा है कि वही बात डिसइंफो लैब वाली, कई आप देखिए वेबसाइट्स, वहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि क्या अब साउथ एशिया में मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा ख़तरनाक जगह बलूचिस्तान हो चुकी है। यानी इस तरह की बातें अब लिखवाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए, जिस तरह आपने पाक फ़ौज के तर्जुमान के हवाले से जो उनका शॉट सुनाया, और इस तरह हमारे यही इंटेलिजेंस और फ़ौज को हमेशा बरतरी रही है कि जो चीज़ भारत जो बनिया सोचता है, जो वो करना चाहता है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और पाक फ़ौज वो स्मेल कर लेती है, उनको पता चल जाए तो उनके मज़मूम अज़ाइम का। ये देखें ना, वाक़या अब हो रहा है, तो आप पाक फ़ौज के तर्जुमान ने पहले ही बता दिया था। अभी जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, ये जो एक वाक़या है अफसोसनाक, जिस तरह ये सामने हुआ है कि भारत हाइब्रिड वारफेयर के तहत मजदूरों की हलाकत जैसे वाक़यात करा रहा है। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा है ना, ये बयान उन्हें इंडियन की तरह नहीं दे दिया। वो जो जेल सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, वो बहुत सारे झूठे उन्होंने प्रोपेगेंडे किए। इसकी बेस्ड है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, वो एविडेंस, वो शवाहिद जो रिसेंटली आपने देखा था कि ISPR ने पूरी दुनिया के सामने रखे, डोजियर जो पूरा बना के कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है फैला रहा है, किस तरह वो नेटवर्क चला रहा है। एक तो कुलभूषण यादेव जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा शायद हुआ, दुनिया की तारीख में बल्कि बहुत रियर केसेस है कि एक सर्विंग जो कमांडर है उसको आपने पकड़ा स्पाइंग करते हुए, जो पकड़ा गया दहशतगर्दी करते हुए
और उसने एतराफ़ किया दुनिया के सामने, माना कि हमारा जो दुश्मन यानी पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन है इंडिया, कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहा है, और किस तरह लोगों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह भारत की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह ईरान की सरजमीन चाबहार को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, किस तरह हम कराची के अंदर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। आप मुझे बताएं कि उसामा साहब, ये दो बात फिर मैं वही पे आ जाता, उन्होंने कहा था कि इंडिया ये साबित करने की कोशिश करेगा कि यानी ISIS जो है कि दाइश जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। हालांकि दाइश जो है उसने एक तो इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की, नंबर एक जी। फिर ये मुझे बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो वाक़या हुआ है इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, यानी कोई इंडिया की कोई सोच देखें, लेकिन वो ये प्रोपोगेट करके ये साबित कर, क्योंकि आपको पता है इंडिया को क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के हवाले से, टूरिस्ट के हवाले से बेस्ट प्लेस डिक्लेयर हुआ, आपको पता है रिसेंटली। जी जी जी। तमाम इंडिकेटर जो क्रॉस कर गया, और भारत जो है उसको हिंदुस्तान नहीं, उसको रेपस्तान कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर ना तो फॉरेनर महफूज है, वहां तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना दफ्तर बंद करना पड़ा। वहां पे तो RSS के गुंडे जो हैं, मोदी का जो माइंड सेट है वो जगह जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहां पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले जो लोग हैं उनके साथ जो इन्होंने किया, उनकी जानें खतरे में पड़ गई। जी जी, उनको दफ्तर बंद करना पड़ा। वहां पे कोई अगर टूरिस्ट आ जाता है उसको रेप कर दिया जाता है, वहां पे खतून आ जाए, आपको पता ही है। वहां पे मकबूजा कश्मीर तो क्या, पूरे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ना ऑब्जर्वर को जाने देते हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया को जाने देते हैं। मकबूजा कश्मीर की तो है ही है ना, वो जो जन्नत बनाया आबादी को। पूरे इंडिया के अंदर जो सेकुलर का तो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने ऑफिस बंद करना पड़े। मैं बाबर डोगर साहब को यहाँ शामिल करना चाह रहा हूँ। बाबर डोगर साहब, ये जो बलूचिस्तान में इतना सानिया करना, मासूम लोगों की जाने लेना, अब मुझे याद आ रहा है कि ट्रंप ने कहा जी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी जो एटम बम है उससे जो निचला दर्जा है वो फेंका अफगानिस्तान में। तो वहाँ जो दाइश का, ये अमेरिका कह रहा है, दाइश का चीफ अफगानिस्तान में वो भारतीय था। अब ये अमेरिका कह रहा है, पाकिस्तान नहीं। और उसके बाद ये रिपोर्ट भी, अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट भी सामने आती है। अब बलूचिस्तान को टारगेट करना और मासूम जाने लेना, इससे एक तो फ़िरकावारियत लगता है फैलाने की ये कोशिश, फिर CPAC, फिर सारा बलूचिस्तान, वहाँ पर डेवलपमेंट, पूरे पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान से जुड़ती है, और फिर ये कि फ़िरकावारियत ऐसी फैलाई जाए कि पूरे पाकिस्तान में खुदा डोवल की डॉक्ट्राइन है, डोगर साहब इसको, हाँ जी, टुकड़े पाकिस्तान करना, तो ये क्या है, सुबाइयत भी फैलाई जाए, मसलक में ये इस तरह से किया जाए। कितनी घिनौनी साजिश है। उसामा साहब, गुलभूषण यादव क्या कर रहा था पाकिस्तान में? वो यही कर रहा था कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे टारगेट एरियाज़ हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्ट एरियाज़ हैं, इनको टारगेट करें तो पाकिस्तान में बदअमनी फैल सकती है। मुझे इस चीज़ में कतई कोई शक नहीं है कि ये अजीत दोवल डॉक्ट्राइन है, जिस तरह से खल साहब कह रहे हैं, और मकसद ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रोका जाए, बलूचिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको रोका जाए, CPAC को डैमेज किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस जो है उसको शुरू करवा दिया जाए। यानी कि आप एक ख़ास मखसूस जो कम्युनिटी है उसको जानबूझकर टारगेट करें। पहले वहां पे हजारा कम्युनिटी को टारगेट करके सर अभी भी खलसा अभी भी उसको जानबूझकर एक एजेंडे के तहत, एक टारगेट के तहत उसको टारगेट किया गया। उसका रिएक्शन आना था, उसका रिएक्शन जो था वो पूरे पाकिस्तान में आएगा। इनका ख्याल था कि उस रिएक्शन जो है, जब वो रिएक्शन आएगा तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है, हज़ारा कम्युनिटी के लोग समझदार हैं, वो भी चीज़ों को समझते हैं कि उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। कराची में कई उलमा के कत्ल के ऊपर उन्होंने फिरकावारी फैलाने की कोशिश की, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर कई वाकयात में। ये तो उनकी असली और दरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में फिरकावारी की चिंगारी जो उसको हवा दी जाए। मसला ये है, लेकिन अब उलमा को मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, उनको भी थोड़ा सा सियासत से बाहर आना चाहिए और फोकस काम करना चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है शेख रशीद साहब से, तो पहुंच तो गए हैं सर, ये बाद में पहुंचना तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये सियासी काम को थोड़ा सा अलहदा कर दें। ये इस टाइम दुश्मन जो है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से अपोजिशन कर रही है,
जिस तरह से गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो भारत उठा रहा ये है पहले और उन्होंने एक मरतबा फिर जब से उन्होंने ये टारगेट कर लिया। डॉक्टर खैर साहब, साहब, इसमें दोनों जिम्मेदार हाँ हैं, जी। इसमें हुकूमत भी अपोजिशन भी और जिम्मेदार हुकूमत भी। है और अपोजिशन भी जिम्मेदार है। मैं किसी एक को नहीं टारगेट करता, गवर्नमेंट भी अपने सारे काम छोड़ के इसी काम पर लगी हुई है। देखिए, अगर उनके APS मिनिस्टर के जो बाद- है उनकी कारकर्दगी का जो पैमाना है वो ये है कि कितनी गाली अपोजिशन को दी है, वो भी उनकी कारकर्दगी जो है उनके काम से नहीं नापी जा रही। आर्मी Sorry. पब्लिक स्कूल का जब सानिया अब हुआ थोड़ा है, सा- अच्छा, उसामा आर्मी साहब, पब्लिक स्कूल के साने के बाद अगर ये सब मैं ये इकट्ठे हो बताता हूं, सकते मैं हैं बताता हूं, ये तो- डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा सा मैं अभी सर, बताता हूं, अगली वो खबर भी इसी से इसी पे पॉलिटिक्स बताता हूं। अब ये के बात हवाले से। समझिए जरा। जब पीटीआई हुकूमत में नहीं थी, धरना था, अभी जो आपने बात की है, जब भी कोई अपोजिशन जमात, वो पीटीआई हो, वो पीएमएल पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जो जमातें एक प्लेटफॉर्म के नीचे है, जब आप मुल्क के अंदर अपोजिशन जमातें सड़कों पे होती हैं, एहतजाज कर रही होती हैं, उसकी मैं एग्जांपल देता हूं, पहले पीटीआई से फिर इनके। आपको पता साना आईपीएस क्यों हुआ, क्यों मौका मिला? साना आईपीएस इसलिए हुआ कि जो आपको तमाम तर जो गवर्नमेंट की उस वक्त की नून लीग की गवर्नमेंट थी, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और जो बाकी भी इदारे हैं, पुलिस और दीगर फोर्सेज हैं, उन सारों का फोकस मरकज और महवर क्या था कि ये जो इनका जो धरना है यहाँ कुछ जो ना हो पीटीआई का, और पहले तारुल कादरी साहब भी साथ थे, इसको कैटर करना है, इनको किस तरह काउंटर करना है, वो सारा फोकस उधर था। उनको मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं हमेशा ऐसी चीज का फायदा उठाती है, उन्होंने फायदा उठाया क्योंकि सारे इदारे इधर मुतवज्जो थे, क्योंकि केपीके से पुलिस भी इधर आई हुई थी, पंजाब से भी गई हुई थी, इस्लामाबाद की पुलिस भी लगी हुई थी, उन्होंने वाकयात किए। फिर उसके बाद लाहौर के अंदर धमाके शुरू हो गए, पार्क के अंदर धमाका हुआ और इस तरह वाकयात हुए। बहरहाल पीटीआई अच्छा, की ये वैसे अक्लमंदी इसको है भी मैं अर्ज कि करूं- उन्होंने फौरन वो क्लोज कर दिया कि ठीक मुल्क है। दुश्मन ताकि एक्सप्लॉइट ना कर सके। अच्छा, अगर अब मामला यह है कि जब से पीडीएम की तारीख शुरू, और उस वक्त आपको एक भी और भी पता है, जब ये मामला होता था बॉर्डर पे जो है टेंशन बढ़ जाती थी, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बॉर्डर पे इंडिया जो है हमले ज्यादा कर देता था। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब की रैलियां शुरू हुई, मुझे क्यों निकालना और वो सारी चीजें, LOC उस वक्त भी हम देखते हैं। LOC जो है गर्म हो जाती आए है, दिन वहाँ भी क्योंकि शहादतें हो रही हैं, इंडिया फायरिंग मुल्क जो दुश्मन कूदते होती है ना, हमेशा वो ऐसी ताक में होती हैं कि मुल्क के अंदर जो हुकूमत है, बिल्कुल सही आपकी उसको बात है, कोई ऐसा थ्रेट्स हो, लेकिन कैसे हो ये अब हमें opposition- इंटरनल और एक्सटर्नल ठीक है। दोनों थ्रेट है, बड़े सीरियस सही, थ्रेट है। अब ये किस तरह से होगा? मिलकर अपोजिशन हुकूमत अगर नहीं मिलेगी जी जी, तो इसको अच्छा, हम नहीं मैं- इनसे हम ये कैसे, निपट ये तो माहौल कैसे डेवलप होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कुछ भावलपुर में कहा है उसका सिर्फ कुछ हिस्सा आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि हम ये देख सकें कि क्या गुफ्तगू होगी जलसों में, तो फिर कोई बैठकर बात हो सकती है। ये मैं ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है सबको मिलकर बैठना होगा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया इस वाक़े के बाद, उसमें तो लग रहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये सब साने हैं, ये सब दहशतगर्दी सब कुछ इसलिए है कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कहा कि मेरे दौर में तो ख़त्म हो गई थी, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल का अब साने क्या और दीगर मौजूदा बड़े-बड़े हुकूमत इमरान खान साहब करवा रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है हुकूमत उनके कराएगी दौर में ऐसे हुई थी। वाकया। बहरहाल, हम अजीब देखते हैं इल्लॉजिक बात है। भावलपुर जलसे में क्या कहा है फजलुर रहमान साहब ने, क्या क्या बातें कहती हैं, जरा देखिए। बाबा डोगर साहब, जहाद तो हो रहा है अब हुकूमत के खिलाफ, गुनाह कबीरा होगा इससे पीछे हटना। अब आप मुझे बताएं अमीर की कि जब लाजम है एज पर JUIF के मंशूर के अब मुताबिक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद करें या इस हुकूमत के खिलाफ करें? उसामा साहब, ठीक है, मैं इस चीज़ को कतन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत के खिलाफ जहाद है या हुकूमत को गिराने नहीं चाहिए। चलें, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है। सर वो इस्लाम की बात कर सर रहे हैं, वो तो दूसरी दीन का- तरफ आप वो तो मिनिस्टर्स- मजहबी कार्ड का आप इस्तेमाल हो रहा है। मिनिस्टर्स की भी तो स्टेटमेंट्स चलाएं ना, जो सारा दिन जिनका काम ये है कि वो अपनी मिनिस्ट्रियां नहीं छोड़ के कि NRO नहीं देंगे, ये नहीं करप्ट करेंगे, है। मौलाना की करप्शन, मौलाना डीजल और इस तरह की और बातें। शहजाद अकबर साहब जो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं, इंटीरियर के मिनिस्टर है ना, सारा दिन वो अपोजिशन की करप्शन निकालते रहते हैं, मशीर अपनी accountability मिनिस्ट्री का कतन कोई पता नहीं है। सारा दिन उनका काम ये कि बंदा नैब ने पकड़ा है, तर्जुमान वो बने होते हैं, बंदा नैब पकड़ी होती है, वजाहतें वो दे रहे होते हैं कि नैब ने इसको क्यों पकड़ा है। क्या उनकी ये ड्यूटी है? अपने काम क्या पर इसलिए तवज्जो उनको रखा है? मेरा मतलब है कि उनका जो रेलेवेंट काम है, पिछले 2 साल से उन्होंने ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि कभी कहते हैं सागदार के साथ एग्रीमेंट हो गया, वो वापस आ रहे हैं, कभी कहते हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं, शेर शी साहब कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो नहीं आएगा, लेकिन अभी भी वो उन्होंने ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाया कि जी नवाज शरीफ को ले आएंगे, इतने 100 अरब का रिकवर कर लेंगे। उसामा साहब, दोनों तरफ से मैं ये नहीं कहता, अपोजिशन तो जो गलत कर रही है, हुकूमत भी दानिशमंदी का खेल खेल यानी नहीं रही। opposition को जिस तरह हुकूमत का टारगेट बनाया काम ये हुआ है, होता है कि दहशतगर्दों को भी टारगेट सिचुएशन को डिफ्यूज करना।
मिनिस्टर्स का काम होता है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करना। जो भी है, कोई ना कोई एक ऐसा कॉर्नर जरूर छोड़ देते कि जहां पर डायलॉग हो सकता। इन्होंने तो कोई डायलॉग के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं अपोजिशन को छोड़ी, मगर सब जितने मिनिस्टर हैं सारे अपोजिशन को गालियां देने लगे हुए हैं। भाई ये क्या बात हुई? कोई ना कोई तो ऐसा बंदा हो जो इस टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब कोशिश करे। सर, मोहम्मद अली दुरानी कौन है? वो क्या है? ना वो सेनेटर है, ना एमपी है, ना एमएनए है, ना मिनिस्टर है। वो क्या है? उसकी क्या हैसियत है? मेरा मकसद ये है कि जो हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए था कि कम अज कम एफर्ट तो करती, कोशिश तो करती, अपोजिशन को एंगेज करने की तो कोशिश करती। मैं आपको कहता हूँ कि पहले दिन से अपोजिशन गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो अपोजिशन के साथ किसी टेबल पे बैठना ही नहीं चाह रही। किसी एक मुझे कोई एक ऐसी बात बता दें जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के दरमियान कोई डायलॉग हुआ हो, या किसी सीनियर मिनिस्टर और अपोजिशन के दरमियान कोई डायलॉग हुआ हो। कोई एक डायलॉग नहीं हुआ और हुकूमत ने कभी एफर्ट भी नहीं की। ये मैं हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई दीवार के साथ आप किसी को नहीं लगा सकते। जब किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। ये कहती है इमरान खान साहब का या हुकूमत का ये स्टांस है, बार बार वो चीखते हैं, पीटते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो कहते हैं स्टार्ट ही नैब से मामला होगा। तो वो कहते हैं जब मैंने इनको एनआरओ के लिए मुज़ाकरात करने हैं तो फिर वो बैठने का क्या खरल साहब अब यानी आपको पता है शारका का नबासी साहब नैब का कह चुके, जरदारी साहब नैब का कह चुके, इनके जितने भी ऐसे खरल साहब नवाज शरीफ, अब मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ को बाहर किसने भिजवाया? वो तो शायद खान नबासी को बाहर किसने भिजवाया? अच्छा चले, कोई इसकी वजाहत करेगा कि एक बंदा जिसपे नैब के सीरियस चार्जेस हैं और वो अमेरिका में चला गया। हुकूमत की मां और सरपंच। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, बिल्कुल ठीक है। फिर एनआरओ आप किसको कहते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि ये तो चले सियासी तौर पर आप दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, घर की खवातीन को बीच में लाना, या और एक उन पर बात, और दूसरा जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट फौज उसके खिलाफ जो बातें हुई हैं उनका क्या लेना देना है? मैं तो करते ही थे। अब देखिए फजलुर रहमान साहब ने एक मजहबी रहनुमा भी है, उन्होंने एक सेकंड में आपको दिखाना चाह रहा हूं करना था। मौलाना साहब तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आप मकबूजा कश्मीर के हवाले से जहां तो आज तक आपने कॉल नहीं दी, उस वक्त आपने आजादी मार्च निकाल दिया। मौलाना साहब की सुन ले, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है इमरान खान साहब की निजी जिंदगी के हवाले से, उनके घर के बारे में, उनकी शादी में क्या कहूँ, आप सुनिए जरा, देखिए। अब ये बीबी मरियम ने तो कह दिया कि बनी गाला के महल को उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है, उसके घर में कुछ और भी है जिसको वो रेगुलराइज कराने की कोशिश कर ले तो बेहतर होगा। अब मुझे बताएं कि घर में किसको नहीं पता वो किस तरफ कह रहे हैं कि जी उसको भी रेगुलराइज कर देखिए, ये उनका लहजा, उनका लबो लहजा, उनकी बात एक टीज करके और सारी दुनिया को समझ आ रही है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं बनी गाला को, मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मौलाना साहब को नैब में जाना चाहिए कि जनाब ये वजीर आजम का घर गलत रेगुलराइज हो, हम आपके साथ होंगे, लेकिन ये आपको किसी ने आखिरी नहीं। उनके घर में कुछ और भी क्या और नहीं करे, वो ये ना करे ना, इस तरह की बातें ना करें आप लोगों को। अच्छा फिर फौज का सुन ले, ये मादद के साथ ये दोनों तो वो भी गलत, उधर भी कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन मेरी अपोजिशन से वो भी अगर डीजल चाहते हैं तो गलत आपने हुकूमत गिरानी है, 100 दफा गिराएं। आपने लॉन्ग मार्च करना है, 100 दफा करें। आप जलसा करना चाहते हैं, 100 दफा करें। टारगेट हुकूमत को करें, आप फौज का मोराल डाउन ना करें, वजीर आजम एजेंसियों को एंगेज, वजीर आजम को टारगेट करें, वो फौजी क़यादत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या इस्लाम हुकूमत की टारगेट पुष्ट पर ना है, करें, उनको उनका काम करने दें। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। आप वजीर आजम को गिराना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 100 दफा गिराएं, हम आपके साथ हैं। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन फौज को अपना काम करने दें, एजेंसीज को अपना काम करने दें। ये हज़ारा जैसे वाक़यात जो हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उनको जो निपटने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दें। जो बॉर्डर पे बैठ के पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं उनका मोराल डाउन सर, ये तो इंतशार वाली बात है। आपने इमरान के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में पर है या नहीं है, वरना हम आपकी तरफ आ जाएं। कौन सी हुकूमत है अगर उसके पीछे फौज नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? मुझे बता दें आप ब्यूरोक्रेसी से इस हुकूमत के पीछे से हट जाए, मुल्क चलेगा? फौज को कहते हैं वो सियासत बनाए, अपने काम से काम, खुद हर काम के अंदर आप घसीट के ले आते हैं उनको, कटहरे में उनको ले आते हैं। काम अगर इमरान खान के आप ऊपर आपको मसला है, हुकूमत के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस, ये उनका राइट है, अपोजिशन का राइट है, हुकूमत के खिलाफ जलसे करे, हुकूमत के गलत इक़दामात को जलसे निकालें। बार बार कभी मरियम साहबा कहती फौज के साथ डायलॉग करें। ब्रेक के बाद
वीना मलिक साहिबा के साबिक शौहर असद खटक साहब भी हमारे साथ होंगे। वो पाकिस्तान आ गए हैं, बच्चों की हवालगी का मामला है, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वीना मलिक पाकिस्तान की मशहूर सुपरस्टार हैं और उनका एक निजी मामला जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और बच्चों की हवालगी का। उनके साबिक शौहर असद खटक साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की हवालगी के लिए पाकिस्तान आऊँगा, और अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं और हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद खटक साहब। और इससे पहले भी हमने इस मौजू पर बात की थी और हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी ऐसे नुक्ते पर इकट्ठी हो सकें कि जहां पर इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। लेकिन अभी भी मामला चूँकि अदालत में है और दोनों फरीक़ैन अदालत में अपना अपना केस लड़ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी लास्ट टाइम जब हमने इस पर प्रोग्राम किया था इस मौजू पर, तो वीना मलिक साहिबा के वकील भी प्रोग्राम में शरीक थे। आज भी हमने कोशिश की कि वीना मलिक साहिबा की तरफ से भी कोई शामिल हो और हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आया नहीं। बहरहाल असद खटक साहब इस वक्त पाकिस्तान में हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उनके हवाले किए जाएं। इसी हवाले से हम असद खटक साहब से बात भी करेंगे। असद खटक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अभी उनसे रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, अब असद खटक साहब, लास्ट टाइम भी आपने तफसील से भी बात सुनी थी, वीना मलिक साहिबा के वकील भी हमारे साथ थे। अब दोनों तरफ से इल्ज़ामात थे और काफ़ी आपने देखा माहौल भी बड़ा गर्म हो गया था। हमें उसी नोट पर जल्दी से प्रोग्राम को भी ख़त्म करना पड़ा कि अब एक तरफ ये बात है कि वीना मलिक साहिबा कहती हैं कि लीगली उनके पास हैं बच्चे और वो दुबई से लेकर आएँ उनको अपने साथ, और छोटे बच्चे हैं तो माँ के पास होनी चाहिए पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। लेकिन असद खटक साहब ने कहा कि जी धोखे से उनके पासपोर्ट कोई जाली बनवा कर और किस तरह से बच्चों को लाया गया, वो अमेरिकन नेशनल है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पाकिस्तानी लॉ ऑफ द लैंड पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो आ गए हैं, या वो भी पाकिस्तानी अगर शहरी हैं जी, तो लॉ ऑफ द लैंड तो पाकिस्तान का अप्लाई होगा। दुबई में या अमेरिका में अगर कुछ टाइम के लिए गई हैं या दुबई में वो रह रही थी, अब क्या उनका स्टेटस है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो यही है कि जब तक नाबालग बच्चे हैं कानूनी तौर पर वो वालदा के पास रह सकते हैं। लेकिन जो बात है कि उधर से किस तरीके से वो आए, चीटिंग हुई। अच्छा, अब जी ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का चूँकि एक फैमिली मैटर और लीगल मैटर भी है, इस पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि हम कोशिश करें ऐसा हमारा राब्ता हो, जो ही राब्ता होता है तो हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। एक और ख़बर जो छलनी कर गई पूरे पाकिस्तान को, और क्योंकि ये अजीब सा वाक़या कि वही फोर्स जो बनाई गई थी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, यानी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, एंटी टेररिज्म स्क्वाड पुलिस की, उसी ने एक 22 साला नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और फिर अजीबोगरीब खबरें शुरू हो जाती हैं कि जी ये कोई पुलिस मुकाबला था और फायरिंग हुई थी पुलिस पर और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो ये नौजवान उसमें जाँ बहक हो गया। फिर पता चलता है कि नहीं जी ये शक था क्योंकि इसी इलाके में एक डकैती रिपोर्ट हुई और इसी तरह की काले शीशों वाली सफ़ेद गाड़ी का पता लगा और पुलिस वहाँ पर गई तो गाड़ी को रोकने का कहा गया, गाड़ी इसने रोकी नहीं, भगा दी उसामा नदीम सत्तीपुरा नाम था इस नौजवान का, और पीछे से फायरिंग की गई और 2 गोलियां शुरू में पुलिस के आला अफसर का बयान आया, 2 गोलियां पीछे से चलाई गई और वो भी टायर पर, लेकिन वो गलती से उस नौजवान को जा लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो सारा कच्चा चटा ही खोल के रख दिया है। 22 गोलियां मारी गई हैं, ब्रेस्ट टायर करना था, 22 गोलियां उसामा साहब मारी गई हैं। साना साहिवाल का तो इंसाफ जो मिलना था वो आपको पता क्या मिलना था, या साना माल्टन का मिलना था जो पीटीआई कहती थी कि हम इंसाफ आगे दिलाएंगे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर। और जो उसामा सदी से वो टाइगर फोर्स का भी यानी टाइगर फोर्स का था, शामिल था उस टाइगर फोर्स के अंदर। अब मामला ये है कि 22 गोलियां मारना टायर ब्रस्ट करने के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई प्रोफेशनलिज्म फोर्स वाला है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर आपको कॉल आई है डकैती की भी चली है, नाके पे नहीं रुका, सारी बातें उसामा साहब मान ले, तो टायर ब्रस्ट करने के लिए अगर आपने 22 गोलियां, और टायर बहुत बड़ा होता है गाड़ी का, कुछ सुई नहीं है जो आपको हिट करने में आपको मसला आ गया है। आपने 22 गोलियां अगर मारी हैं तो 22 गोलियों में उसामा साहब 8 गोलियां उसके जिस्म से निकली हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है, मैं नहीं ये कह रहा। 22 में से 8 गोलियां उसके बॉडी से निकल रही हैं। तो मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये क्या इसको हम कहें?
सर, अब ये एक तो तरफ बस फोर्सेस सिस्टम नहीं कुर्बानियां होता, दे रही है, वायरलेस का आपने अगर देखा कोई गाड़ी रोकनी है, उसको लेकिन आगे इस से तरह नहते लोगों पकड़ा जा को सकता है। अगर कोई नाके पे नहीं रोकता, अगले नाके पे रोक सकते थे, अगले पे रोक सकते थे। उसने कुछ जमीन उसको निकल लेना था, कुछ सामान खा किस तरह हो जाता। आप कार चलाते, आप उसको इंटरसेप्ट करते, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप टायर ब्रश पुलिस- जरूर करते, लेकिन खैर टायर साहब, ब्रश इसमें- करने इसमें- की आड़ में, जवाब जी। में आप एक नौजवान को कत्ल कर दे सर बाबर साहब, शाहरायाम इसमें पे। ना और बहुत सी कहानियां आई। एक ये आया कि जी इस बच्चे के नाम पर, मैं बच्चा ही कहूंगा, 22 साल का नौजवान अब जुल्म है, 2 साजिश भी हो FIR सकती थी, है। ये इश्तिहारी भी था, एक टेम्पर्ड गाड़ी के इस पर FIR मुकदमा था, इसके अलावा इसके ऊपर एक और मुकदमा भी था। 100 मुकदमा भी उसामा साहब मनशियात बरामदगी का, किसी को मनशियात शाहरायाम उसामा पर साहब- किसी गाड़ी पे फायरिंग वालिद साहब उसामा की सुनिए, साहब- वालिद मारने इस का क्या बच्चे के वालिद का ये कहना है कि मेरे बेटे ने, उसामा नदीम सतीन, मुझे बताया था कि उसका 5 पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बस फिर अब वो ये- 5 पुलिस वालों ने फिर फायरिंग, ये उनके वालिद का उसामा कहना है। साहब और वो 5 अब हिरासत में है, उन पर इंसदादे उस पे मंशियात रखने का इल्जाम हो सकता है, उस पे 100 FIR कत्ल दर्ज के हो मुकदमे जाएगी, हो बेशक। लेकिन पुलिस को कोई हक नहीं है कि किसी सिविलियन पर इस तरह से गोलियां चलाए। ये कोई राइट नहीं है पुलिस के पास। मुझे तो हैरान हूं कि 22 गोलियां चला दी, मगर मुझे तो इनके प्रोफेशनलिज्म पे भी शक है। मुझे तो शक है ये ऐसे लोग जो एक टायर ब्रश नहीं कर सकते, वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, वो दहशतगर्दों से कैसे लड़ेंगे। हैरानगी की बात यह कि एक निहिता बच्चा जो एक गाड़ी पे जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आगे कहीं नाका लगा उस वहाँ रुकवा दें, उसको फॉलो कर लें, उसकी गाड़ी पे एक आधा ब्रश गाड़ी की ब्रश कर दें, अगर वो नहीं हुई, ठोकर यहाँ साहब, पर तो पूरी फ्रंट फोर्स- से आप फ्रंट स्क्रीन से गोलियां मारी गई हैं। नाकाबंदी कर सकते हैं, आप बैरियर आगे खरन आगे साहब, नाके ये पे लड़ कर पुलिस सकते के हैं, टायर पास चेज कर सकते हैं। किसी कोई जवाब शहरी नहीं। को, चाहे वो डाकू भी हो, जब तक कि वो खुद उन पे फायरिंग ना करे, उनको पे अटैक ना कर दे, उस क्या उसे वक्त असला तक बरामद हुआ है? पुलिस को कोई वेपन बरामद हुआ है? उस पे अटैक करने का राइट नहीं, नहीं है। वेपन साहब, ये वेपन बरामद हुआ? उसे कोई असला गोरा नहीं, बारूद नहीं, को कुछ जखीरा नहीं, कोई- कुछ ये नहीं, सिर्फ मनशियात पांच- भी नहीं हुई। उसामा उसकी साहब, गाड़ी से ये कुछ भी सिर्फ नहीं मिला। 5 पुलिस वाले पुलिस नहीं। वाले IG तो तक फिर पहुंचा जो है उनके मौके वालिद पर। बात कर रहे हैं, कहानी में कुछ ना कुछ दाल में तो काला है ना। सर, 12 मुझे ये FIR बताओ, वालिद उसामा की तरफ से साहब, हुई अगर है। इसी जगह पे थोड़ी वालिद देर की के तरफ से लिए- FIR हुई है। थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्मरानों से भी सबसे सवाल है। रोज मरते हैं बच्चे इस तरह। उसामा साहब, जुल्म है। हम फोर्सेज के लिए हमारा सलूट है, सब कुछ है, लेकिन फोर्सेज के अंदर काली भेड़िए अगर हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, आज उनकी वजह से फोर्सेज जो है वो अगर कटहरे में खड़ी है, मुझे डॉक्टर साहब बताएं। सर, इनका प्रोफेशनलिज्म चेक करने वाली बात है। ये कौन थे, कहां से ट्रेनिंग ली, किसने ट्रेनिंग दी, हर चीज देखने वाली बात बेस्ट है। फोर्स है। उसामा एंटी साहब, टेररिज्म स्क्वाड पुलिस की भी जो बेस्ट होती मुझे है, ये बताएं। उनमें होते हैं। उसामा बेस्ट साहब, ट्रेनिंग। उसामा साहब, इनको बड़ी आप जबरदस्त ये- ट्रेनिंग दी जाती ये है। पुलिस का प्रोफेशनल मौका एटीट्यूड आम नहीं पुलिस था। नहीं है। ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं था, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं इसमें था। 22 नजर आ रही है इसमें। ये तो बाकी लोगों को भी चेक करना शेख पड़ेगा। रशीद हो सकता शेख है रशीद इनकाउंटर। साहब ने कहा है कि मैंने ऐसी दफात लगवाई है, वजीर दाखिला हैं वो, और अब ये विफाकी दारुल हुकूमत वो इस्लामाबाद तो में चले हुआ है। आप दफात लगे, लेकिन क्या बंदा वो वापस आ जाएगा? नहीं, वो नहीं आएगा, लेकिन वो आइंदा के लगते लिए हैं जिगर वो जिसका कहता गया है वो वापस आएगा। मुझे साहब- एक चीज समझा दे कि क्या ऐसी दफात लगाना कि मसलन के जी इन्होंने बिल्कुल जानबूझकर और पता नहीं दहशतगर्दी की, उससे कहीं केस कमजोर तो नहीं हो जाता? वो कहेंगे हमने उसामा गलती साहब, से किया है, इसकी- हमारा इससे कोई जाती उसामा दुश्मनी साहब, नहीं एक है। यही मिनट होगा एक मिनट ultimately। दे दे सर। इसकी बकायदा JIT बननी चाहिए। JIT नहीं डॉक्टर साहब, JIT वो कह रहे है, हैं, हाई कोर्ट जुडिशियल के इंक्वायरी भी होता जुडिशियल है। इंक्वायरी होनी जुडिशियल चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए सर। ये वो पता तो हर चलना encounter की चाहिए होती है। हो रही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो पुलिस वाले थे ये कौन थे, इनकी आप- ट्रेनिंग आप किसने बाकी वज़ीर की, बाकी दाखिला जो ये लोग कह हैं रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या था, क्या ये ट्रेनिंग दी गई शहर थी कि यार जो भी अफरीदी नेता उनके बंदा घर मिले उसको गए हैं, गोलियां मार के उड़ा शेख दो। रशीद उनके घर गए, उन्होंने कहा कि जो आप कहते हैं हम करेंगे, लेकिन ये हमने हर जगह पे देखा इस तरह CM PM वो इंटीरियर मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसे केसों का अंजाम डॉक्टर साहब आपने भी सर देखा। ये नहीं, ये साहब- केस का इशू खैर साहब, ये केस तो ये तो वाकया हो गया है। मेरा कंसर्न ये है कि इन लोगों को किस किस्म की ट्रेनिंग दी गई थी, किस किस्म की उसामा दहशतगर्दी साहब, से लड़ने की वफाकी दारुल ट्रेनिंग दी हुकूमत गई के अंदर एक थी। नाके मैं पे हैरान खड़े हूँ हैं जब और 22 तक गोलियां इसकी चला रही हैं प्रॉपर आप। इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि ये लोगों को ट्रेनिंग क्या दी गई, क्यों इन्होंने इस तरह गोलियां चलाई, क्या ये नफसियाती मरीज थे, क्या इशू क्या एक था। होता है, दो होता है, पांच साहब, इसका मतलब ये है कि जहां से ट्रेनिंग मिली है फिर वहां पे भी कोई गड़बड़ है।
देखिए सारी पुलिस को हम गलत नहीं कह सकते। खरल साहब ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये वाकया ये खाली यहाँ तक भी महदूद नहीं है। मोटिवेटेड है कोई मामला, वहीं की पुलिस तफ्तीश करेगी। बयान है ना, अगर उसको सच मान लिया जाए, जिस तरह वो कहते हैं झगड़ा हुआ तो पुलिस वालों से ये वो, तो उन्होंने अगर बाइसनेस कहा तो उसमें सारी फोर्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। सर, ट्रेनिंग वालों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर डेलिबरेटली वो मारना चाहते थे, झगड़ा था, अगर खाली झगड़े पे भी उन्होंने मार दिया तो उसमें भी ट्रेनिंग की खामी थी, ये भी मैं आपको कह दूं। जो मारना ही चाहते थे, जिस तरह उनका बाप कह रहा है कि क्यों मारना चाहते वो थे, कह रहा झगड़ा हुआ था। सर झगड़े की बुनियाद पर बंदा मार देंगे आप? तो नहीं मारना क्या ये दहशतगर्दी स्क्वाड है, एंटी दहशतगर्दी स्क्वाड है, जिसकी अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने पकड़े गोलियां पकड़े मार दी? पुलिस का अगर जो मामला है, 5 में कोई एक समझदार आदमी, पुलिस वालों का जो बात मानते हैं वो भी ठीक है, मानते हैं अगर कि वो अगर किसके खिलाफ मान लिया कि जो उसके खिलाफ 2 केसेस थे, 3 केसेस थे, वो स्टार ही था उसामा साहब, सारी चीजें मान ले, लेकिन क्या किसी तरीके से पुलिस को ये है हक कि वो शाहरा आम के ऊपर उसको कत्लेआम कर दे, उसको 22 गोलियां उसकी गाड़ी को मार दे? अब ये तो जुल्म की इंतहा है। और क्या इस गाड़ी में अगर वजीर आजम चीफ वो किसी वजीर का, वजीर दाखिला का बेटा लगते जिगर बैठा होता और उसके साथ ये वाकया हुआ होता, तो फिर आप देख लें क्या हो जाए। लेकिन मुझे खदशा ये है कि क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा, क्या वो वापस आ जाएगा? ब्रेक लेनी है, लेकिन मुझे खदशा ये है कि जिस तरह सानिया साहिवाल में हुआ या फिर आप समझ गए उनका वाकया देखा और इस तरह के वाकयात जहां पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसमें होता है कि फिर इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ने करनी होती है, उसमें बहुत सी चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट सामने आ जाती है। चीफ जस्टिस साहब को इस मामले को गोली देखना चलाई, चाहिए। अच्छा कितने बस थे, वो किसकी पिस्तौल से चली या वेपन से चली, बड़ा कुछ हो जाता है। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद असद खटक साहब हमारे साथ होंगे, ब्रेक लेते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, वीना मलिक साहिबा हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम, हमारी सुपरस्टार, उनके साबिक शौहर असद खटक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बच्चों की हवाले की मामला है। और पिछले प्रोग्राम में भी जब हम इस मौजू पर किए थे तो वीना मलिक साहिबा के वकील भी हमारे साथ थे और उसमें भी उन्होंने कहा था कि असद खटक साहब आएँ पाकिस्तान क्यों नहीं आते, यहाँ आकर केस लड़ें, केसेस का सामना करें। तो असद खटक साहब पाकिस्तान आ गए हैं, आज ही आए हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है। हमने कोशिश की कि की तरफ से भी कोई हो, लेकिन उस तरफ से कोई नहीं आया। असद खटक साहब, अब क्या हो रहा है केस में इस वक्त, क्या सूरत हाल है, आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? बहुत शुक्रिया उसामा, मैं आज आया हूँ। इन्होंने कहा था कि आप आते नहीं हैं, तो मैं पहले दुबई गया था यूएसए से, वहाँ से मैंने केसेस जो अपने देखे। तो दुबई में ये सीन है कि मेरे बच्चे जो हैं दुबई से एग्ज़िट नहीं हुए उनकी लीगली, वो अभी तक दुबई में शो हो रहे हैं इमिग्रेशन में, और उनका पासपोर्ट है दुबई कोर्ट ने थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है ज़मानत। और इसके अलावा ये है कि हमारा सीजी जो है मिस्टर अमजद साहब, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि वो इन्वॉल्व है इस पूरे गेम में वीना मलिक के साथ, उन्होंने एक तो गैर कानूनी तौर पर मेरे बच्चों का पासपोर्ट इशू किया। इसके अलावा उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा मेरे बच्चों को आउट पास जो है वो इशू किया। आउट पास का ये होता है उसामा भाई कि आप जब कहीं इलीगल स्टे करते हैं या आपका कोई मतलब आपके पेपर घूमते हैं तब आपको आउट पास इशू होता है। लेकिन आउट पास इशू करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको लोकल जो कंट्री में उसमें आपने पुलिस रिपोर्ट्स करनी होती है। कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों ने आंखें बंद करके बस रियासत मदीना जो हम चलाना चाहते हैं उसके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं दुबई में, उन्होंने ये घपला किया हुआ है और बच्चों को 4 मई 2020 को कोविड-19 फ़्लाइट नंबर पी के 758 में दुबई से लाहौर उतारा गया है। मज़े की बात यह है कि वहाँ से इन लोगों ने आउट पास पे निकाला और यहाँ पे उनको पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पे मेरे बच्चों का पासपोर्ट बनाया गया है उन पे एंट्री करवाई गई है। अच्छा खटक साहब, अब आपने जो बात की है, जो हम भी इसको देखते हैं रेगुलरली, इलीगल स्टे किसी भी पाकिस्तानी का, बच्चे का या बड़े का किसी मुल्क में हो तो उसको पाकिस्तान जब भेजा जाता है तो वो 1 पेजर होता है, एमरजेंसी पासपोर्ट उसको बोलते हैं। यानी वो पासपोर्ट अपना फाड़ दे, गायब कर दे, जिस तरह आप बता रहे हैं आपके चीज़ के अंदर से जो निकली है, आपने कहा कि उन बच्चों का पासपोर्ट दुबई कोर्ट ने रखवाया था, तो वो अगर वहाँ से आ गए तो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट, क्या ये दूसरा पासपोर्ट था या यहाँ से, ये तो फिर इमिग्रेशन वाले इन्वॉल्व हो गए। एक बंदा जो डिपोर्ट होके आता है या आउट पास पे आता है पाकिस्तान के अंदर, वो पासपोर्ट के जरिए किस तरह, ये तो एक बहुत, यहाँ पे भी एक क्राइम हुआ है।
वहां पे भी क्राइम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन का, मैं अगर यूके से, आप अमेरिका से, बिल्कुल सर, पासपोर्ट के बगैर आएंगे तो यहाँ पासपोर्ट कैसे पहुंच गया? मैं आपको ऐड कर, जी जी, यही तो मसला है। यही तो आप गवर्नमेंट पाकिस्तान से पूछें कि वीना मलिक ने जो एक लेटर उनको लिख के दिया है कि मेरे बच्चों के पासपोर्ट गुम गए हैं जो कि दुबई में पड़े हुए हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने जो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बनाया वो भी गुम हो गया है, वही स्टेटमेंट है उसकी। अच्छा। वो स्टेटमेंट आपको मैं बहुत जल्द दे दूंगा, मेरे पास अभी भी पड़ी है, लेकिन मेरे कुछ कानूनी तकाजे हैं उनको पूरे अच्छा, कर उस दूंगा, स्टेटमेंट के फिर आपको मुताबिक शेयर जब उनका करूंगा। पासपोर्ट वो गुम जो गया, है, एक मिनट असद खटक साहब, उनका पासपोर्ट गुम गया, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ गुम गए, ठीक है, उस वजह से वो बच्चे पाकिस्तान आ गए। तो जब पाकिस्तान आएंगे तो पासपोर्ट उनका अचानक से कैसे बरामद होगा, अचानक ठप्पा कैसे एंट्री का उसके ऊपर लग गया? ये तो क्राइम एयरपोर्ट पे हुआ, यही तो सर, एक क्राइम उधर यही हुआ। तो मिस्ट्री है, मिस्ट्री नहीं है, यही क्राइम तो है, मिस्ट्री है, यही तो मिस्ट्री है कि आप वीना मलिक साहब से पूछें कि आप लोग उधर स्टेटमेंट में क्या बोल रही हैं और इधर क्या लेके आ रही हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है सर, ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें हमारे ऑनरेबल जो जनरल कौंसल साहब है वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये तो फरमाइए, क्या आप आपने पाकिस्तान में केस चले, ये तो एक हो गया कौंसल जनरल के खिलाफ किसी फोरम पे उसामा साहब, उस कौंसल जनरल ने जो क्राइम किया जो आप कह रहे हैं, किसी फोरम पे आपने ये एप्लीकेशन दी और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? हमने सर, आपको पता है 27 अक्टूबर 2020 को डीजी FIA, डीजी पासपोर्ट, मुफ्फा को, वीना मलिक को नोटिस भेजे हैं, और उसी में से किसी एक ने पासपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसा अगर काम होता रहा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं है, बच्चे दुबई में हैं, बच्चे दुबई से बाहर गए ही नहीं उनके सिस्टम से, और बच्चे पाकिस्तान किडनैप भी हो चुके हैं। वो तो रेजिडेंस है दुबई के, अमेरिकन पाकिस्तानी नेशनल है, आप उनके खिलाफ पाकिस्तान चलें, ये तो एक दुबई का मामला हो गया, वहां अलग से चल रहा है। क्या यहाँ पर पाकिस्तान में भी आप बच्चों की, पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे केसेस शुरू हो चुके हैं सर, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस शुरू हो चुके हैं, इसलिए मैं आया हूँ। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में हमने अटर्नीज के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में रखी हुई है। एक एक चीज़ पे खुलासा होगा, जो इसमें मुलव्विस हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान उसको हमें मुझे इंसाफ दी, और दूसरे के अलावा चीज़ मैं ये भी बताऊँ कि वो औरत मुझे जी, आप अमेरिकन नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन नेशनल हैं, डुअल नेशनल आप भी हैं, तो आपके बच्चे भी अमेरिकन बॉर्न है, तो आप नहीं, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, मैं अमेरिकन नेशनल हूं, मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं। अच्छा, अमेरिकन सिटीजन है, तो आपने वहां पे उनकी S21 फॉर्म की तरह रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई? नहीं सर, हमने एक्चुअली हमने इसलिए नहीं किया था कि उनका विजिट, उनके पासपोर्ट पे 5 साल का वीज़ा है जो अभी अक्टूबर तक वैलिड था। तो सरप्राइजिंगली मुझे आप ये बताएं कि एक वीज़ा अगर वैलिड है और कैसे हम उसको S21 करें, क्योंकि 2016 में 15 में हम दुबई आ गए थे, उनका वीज़ा 5 साल का था। जब भी वो पाकिस्तान आते थे, दुबई पाकिस्तानी वीज़े पे आते थे, विजिट वीज़े पे, वो वैलिड था। इसके अलावा कैसे दुबई उसको इशू कर सकता है पासपोर्ट, जबकि मैंने उनको रजिस्टर ही नहीं किया USA में? आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, कोई बंदा पैदा होता है कराची में, क्या वो पेशावर आके रजिस्टर हो सकता है? लेकिन आपकी एक और बड़ी, ये बताइए कि आप बच्चों की कफालत नहीं कर सकते, ये बार बार इल्जाम वीना मलिक साहिबा उनके वकील की तरफ से लगाया गया था हमारे प्रोग्राम में भी, तो आप उसका कुछ सबूत लेकर आए हैं कि ये तो सर, ये तो जब बातें आएगी ना उस टाइम, जी बिल्कुल, उनको बोलें कि अपने आप को पहले संभालें, उनकी बहन के घर में तो रहते हैं और मुझे बोलते कफालत नहीं। मेरे पास अभी पूरा प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, सब कुछ है, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। अब मैं भागे हूं ना पाकिस्तान, मैं तो भागने वाला नहीं हूं, मैं तो वीना मलिक नहीं हूं। वीना मलिक को बोले आ जाए मेरे सामने बैठ जाएं, एक एक पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खटक साहब, मैं तो रेडी हूं, एक एक चीज मैं दूंगा आप लोगों को। एक मेजर क्राइम हुआ है दुबई में, कि दुबई की अगर जिस तरह आप कह रहे हैं अगर वो सही है कि दुबई की कोर्ट ने अगर उन बच्चों के पासपोर्ट जो है सीज किए हुए हैं, तो दुबई की सरजमीन वो जो छोड़ी है, तो वो तो उस कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी। वहां दुबई कोर्ट में आपने जाके ये इशू नहीं उठाया कि जनाब आपने पासपोर्ट, तो वो कैसे बच्चे दुबई में ऑलरेडी हमने सर, दुबई में ऑलरेडी केस ओपन हो चुका है प्रोसिक्यूशन में, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में। अगर आपको पेपर चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी उन लोगों ने, पहले तो वो कह रहे थे कि बच्चे पाकिस्तान नहीं गए,
अभी उनके पास एविडेंसेस आ गए हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तानी भी एविडेंसेस भेज दिए कि बच्चे गए हैं, क्योंकि उनका जो आउट पास बना हुआ है वो आ गया हमारे पास। तो ये जो इनके लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत होगी वीना मलिक के लिए और सीजी के लिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान मुझे ये बताएं कि दुबई को अभी क्या जवाब देगा, जो इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, जो बेडफोर्ड से उनको सिफारिश करके दुबई भेजा गया है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे? ये 2 नंबरियाँ काम कर रहा है। मैं तो पहले दिन से अमजद साहब का नाम ले रहा हूँ, क्यों वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कैसा झूठ बोल रहा है, हमारे क्यों साथ नहीं आते? उनका मौका आप मुझे बताएं ना। आपका जो इल्जाम है ना, जब वो साथ अगर होते तो हमें पता होता तो हम उनको भी उनका मौका भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते। अभी मामला ये है कि दुबई कोर्ट तो आप उनको बुला लें फिर सर। और दूसरा बात यह है कि पिछली दफा जो वीना मलिक साहब के जो वकील थे, या जो आपने कहा उनके भाई उनके घर में हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि आप उन बच्चों को उनकी परवरिश कर सकते हैं या उनका खर्चा उठा सकते हैं। क्या ऐसे एविडेंस, कितने आप पैसे दे रहे हैं या कितने दे रहे हैं, जिस तरह सारी चीजें, तो आप मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो फीसेस मैंने दी हैं स्कूल में, हज़ारों दरम में, वो पड़ी हैं मेरे पास, सब पड़ा हुआ A to Z, हर चीज़ पड़ी है। कौन सा आपको एविडेंस चाहिए? मैं अभी आ गया हूँ पाकिस्तान, एज आई मेंशन अर्लियर, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। उसको बोलें कि पहले आप गैरत कर लो, अपनी बहन का घर छोड़ के अपने कुछ कमा लो। बहनें भी बैठी हुए, बाप भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए। हमारे प्रोग्राम में नेशनल चैनल है, अपने केस पर, हाँ जी, केस पर बात करें, गुफ्तगू वो आपकी आपस में कोर्ट में बाहर करे, वो अच्छी लगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं मुनासिब है। हाँ जी, अब फैमिली कोर्ट जो पाकिस्तान में है, अब तो उसने फैसला करना है, तो आपके वकील क्या कहते हैं, क्या उम्मीद है कि, क्योंकि जो जितना मुझे पता है असद खरल साहब ज्यादा जानते हैं, सर हम कि बच्चों की हवालगी तो माँ के पास सर, हम हक पे हैं, और हक पे जो होता है वो किसी से वो बेहतर फैसले का वो मतलब तलबगार होता है। कौन सा ऐसा मजबूत ग्राउंड है हक वाला जो है वो किसी से डरता नहीं। हम 100% श्योर है कि बच्चे हमें मिलेंगे और इनको सुन ले। कानून कौन सा ऐसी मजबूत ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर कहेंगे कानून तो है कि बालग होने तक, लेकिन नाबालग होने की वजह से आपको अगर कोर्ट देती है, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आप आर्गू करेंगे वहां पे कोर्ट में? स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर ये है कि कस्टडी जो है मुझे दुबई में मिल गई है, ठीक है। पाकिस्तान की कस्टडी की बात कर रही है, वो कस्टडी खुला ही नहीं हुई थी, तो उसको कस्टडी कैसे मिली? 2018 में मेरी खुला हुई, और वो जो पेपर लिखा रहा है ये जनवरी 2017 की, वो कहाँ से आ गई है? वो तो ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है, वो पहले उसको प्रूफ करके दे। इसके अलावा जो और इसने क्राइम किया है पाकिस्तान के खिलाफ, एक इकदाम किया है इसने सीजी के साथ मिल के, आप दुबई को क्या जवाब दोगे? दुबई में तो ऑलरेडी मुझे हाई कोर्ट ने बच्चे दे दिए थे, क्यों दिए थे? बहुत शुक्रिया आप देख, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि मामला अदालत में है, ये तो ये फैसला अब अदालत ने करना है। प्रोग्राम देखने का आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।